एकेडमी। जी स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है 4G LTE मोबाइल नेटवर्क आर्किटेक्चर और लेक्चर नंबर 8 है हमारा। लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने बात करी थी 3G आर्किटेक्चर के ऊपर। आज हम लेक्चर नंबर 8 में हम बात करेंगे 4G LTE आर्किटेक्चर के ऊपर। अच्छा, 4G पे बात करने से पहले पहली स्लाइड के अंदर मैं आपको 3G आर्किटेक्चर का एक ही स्लाइड यूज़ करूँगा खाली। इसमें 3G आर्किटेक्चर का कंप्लीट क्विक रिव्यू आपको दूंगा ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, और फिर आप इस आर्किटेक्चर के रेफरेंस से मैं आपको 4G आर्किटेक्चर समझाऊंगा कि 3G से लेके 4G में क्या क्या चेंजेस आई हैं और क्या क्या सर्विसेज हमें न्यू मिली हैं। पहले हम 3G आर्किटेक्चर पे बात करते हैं। 3G आर्किटेक्चर को हम कह सकते हैं कि हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाता है यूज़र इक्विपमेंट, सेकेंड वन इज़ UTRAN, ये कहलाता है UMTS टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क, और थर्ड वन इज़ कोर नेटवर्क। ये जो यूज़र इक्विपमेंट होता है ये सिम कार्ड होती है इसमें, और प्लस मोबाइल डिवाइस। सिम कार्ड का काम क्या होता है, ये आपके नेटवर्क की तरफ से आपको सिम कार्ड मिलता है और ये आपको नेटवर्क पे ऑथेंटिकेट करवाता है। अब इस सिम कार्ड को आप जिस मोबाइल डिवाइस में लगाते हो वो मोबाइल डिवाइस जो है आपके नेटवर्क पे कम्युनिकेट कर सकती है। तो ये दोनों मिला के आपका यूज़र इक्विपमेंट है। यूज़र इक्विपमेंट का काम क्या होता है, मोबाइल डिवाइस बेसिकली आपका नंबर डायल करने के लिए आपकी वॉइस को जो है रेडियो सिग्नल पे ट्रांसफ़र कन्वर्ट करती है, फिर रेडियो सिग्नल को टावर तक भी सेंड करती है। टावर से आने वाले जो रेडियो सिग्नल उनको आपकी डिवाइस रिसीव करती है, उसको दोबारा वॉइस में कन्वर्ट करके आपको सुनवाती है। तो ये आपकी यूज़र इक्विपमेंट के काम है, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, तकरीबन सेम सेम वही काम है। ओके, लेकिन ये कि 3G के अंदर जो यूज़र इक्विपमेंट है थोड़ा सा एडवांस हो गया, क्योंकि अब ये डेटा सर्विसेज भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि 2G के अंदर डेटा सर्विसेज आपकी ना होने के बराबर थी। ओके जनाब, देन हमारे पास आता है UTRAN, UMTS टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में रेडियो एक्सेस नेटवर्क भी कहते हैं। ये दो कंपोनेंट पे मुश्तमिल होता है, एक कहलाता है नोड बी और एक कहलाता है रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर। ओके, अच्छा, नोड बी का काम क्या होता है, ये आपके यूज़र इक्विपमेंट को कनेक्टिविटी देता है, और मल्टीपल नोड बी जो हैं एक RNC के साथ कनेक्ट होते हैं। RNC जो इनको कंट्रोल करता है, और क्या कंट्रोल करता है, वो देखते हैं कि भाई इसका मल्टीपल नोड बीज हैं, इसके साथ किसके ऊपर कितनी पावर रखनी है, किसके सेल का साइज़ क्या होगा, किस पे कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, यानी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड मैटर्स को ये RNC डील करता है विद द हेल्प ऑफ नोड बी। अच्छा, मल्टीपल RNCs जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और जब भी कोई कॉल जो है एक नोड बी के सेल से दूसरे नोड बी के सेल में ट्रांसफ़र होती है, जिसको हम हैंड ओवर का प्रोसेस कहते हैं, तो ये विद द हेल्प ऑफ RNC की कम्युनिकेशन जो इनके दरमियान में होती है, इसकी मदद से एक कॉल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसफर हो जाती है और डिस्कनेक्ट भी नहीं होती, जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट हैंड ओवर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब बात करते हैं RNC का काम क्या होता है। RNC जो है कोर नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी देता है नोड बी की या यूज़र इक्विपमेंट की। RNC कनेक्ट होता है MSC के साथ, मोबाइल स्विचिंग सेंटर के साथ। इसकी एग्जांपल ये है कि भाई जस्ट लाइक आपका टेलीफोन एक्सचेंज, इसका काम क्या है, टेलीफोन कॉल की कनेक्टिविटी करवाना। अब ये यूज़र बोलता है कि यार मैंने कॉल करनी है, मैंने किसी नंबर पर डायल करना है, सपोज़ कि मेरा दोस्त जो है लैंडलाइन नंबर लेके बैठा हुआ है, PSTN नेटवर्क पे कनेक्ट है, मैंने इससे बात करनी है। रिक्वेस्ट जाएगी नोड बी के पास, नोड बी से रिक्वेस्ट जाएगी RNC के पास। RNC देखिएगा कि यार ये तो वॉइस कॉल है, वॉइस कॉल की रिक्वेस्ट है, वो सीधा ट्रांसमिट करेगा इसको MSC के पास, मोबाइल स्विचिंग सेंटर के पास। मोबाइल स्विचिंग सेंटर के पास अपने डेटाबेसेस होते हैं, EIR होता है, VLR होता है, HLR होता है, AUC होता है। इन सारे के फंक्शन में आपको लेक्चर नंबर 7 में बता चुका हूँ मैं। यानी अभी आप ये समझ लो कि सारे के सारे ये डेटाबेस हैं जिनकी मदद से MSC जो है इस कॉल को देखता है कि हाँ भाई ऑथेंटिकेट करना है नहीं करना, हमारा यूज़र है या नहीं है, इसके पास बैलेंस है या नहीं है, इसका IMEI नंबर जो हमारे नेटवर्क पे बात करने के लिए इस डिवाइस का अलाउ है या नहीं है। सारे मामला की तरफ से ओके का जब सिग्नल मिलता है तो ये इस कॉल को जो है गेटवे MSC के पास भेजता है, और गेटवे MSC जो है एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है, तो वहाँ से वो PSTN के साथ कनेक्टिविटी बना देता है। और इस दौरान में ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक सर्किट स्विच नेटवर्क इस्टेब्लिश हो जाता है, जो कि आपकी कॉल में इस्तेमाल होता है। इसे हम कहेंगे सर्किट स्विच नेटवर्क। अच्छा, अब यही यूज़र बोले कि नहीं यार मैंने फेसबुक पे डेटा ब्राउजिंग करनी है, मैंने कॉल नहीं करनी है, तो डेटा की रिक्वेस्ट जाएगी और ये नोड बी के साथ कनेक्ट होता है, तो रिक्वेस्ट नोड बी तक आएगी। नोड बी बोलेगा अच्छा भाई डेटा की रिक्वेस्ट है, इसको कोई गर्ज नहीं है, सीधा डेटा भेज देगा अपना RNC के पास। RNC जब देखेगा क्या ये तो डेटा की रिक्वेस्ट है, वो क्या करेगा, इसको सीधा ट्रांसमिट करेगा किसके पास,
SGSN के पास। अब SGSN क्या है? SGSN के बारे में मैंने आपको बताया था कि जस्ट लाइक आप ये समझ लो कि ये डेटा का टेलीफोन नेटवर्क है, टेलीफोन एक्सचेंज है, सही। ये क्या करेगा, इसके बाद जब रिक्वेस्ट आएगी तो ये मुख्तलिफ डेटा बेसिस की मदद से चेक करेगा। ये भी देखो EIR, VLR, HLR, ये भी इन सबसे कनेक्ट है MSC की तरह। तो ये देखेगा कि भाई ये यूज़र को हमने डेटा सर्विस देनी है या नहीं देनी, देनी है तो कितनी स्पीड की देनी है, इसके पास कितना बैलेंस है, सारे मामलात को जब ये ओके करेगा तो ये फेसबुक रिक्वेस्ट आगे भेजेगा GGSN के पास। GGSN एक राउटर है, वो क्या करेगा, अच्छा भाई फेसबुक की रिक्वेस्ट आ गई है मेरे पास, अब ये चेक नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि SGSN ने चेक करके वेरीफाई करके मुझे सेंड किया है। ये क्या करेगा, इसको IP एलोकेट करेगा और जो है अपना इसको फेसबुक के सर्वर तक राउट करवा देगा। वहाँ से कोई भी रिप्लाई आता है तो वो GGSN को रिसीव करेगा, SGSN को देगा, SGSN देखेगा कि हाँ भाई ये यूज़र जो है इस वाले RNC के साथ कनेक्ट है, इसको भेजेगा यहाँ से इस टावर पे, यहाँ से ये पूरा देखो यहाँ से लेके ये कंप्लीट आपका हम कहेंगे ये पैकेट स्विच नेटवर्क बन गया। ये क्लियर है, ये सर्किट स्विच नेटवर्क हो गया और ये पैकेट स्विच नेटवर्क हो गया। ये सर्किट स्विच नेटवर्क हो गया फॉर वॉइस कम्युनिकेशन और ये पैकेट स्विच नेटवर्क हो गया फॉर डेटा कम्युनिकेशन। यानी ये दो नेटवर्क बन गए हैं 3G आर्किटेक्चर के अंदर और ये दोनों मिलकर 3G आर्किटेक्चर बनाते हैं जिसमें आपको वॉइस सर्विसेज और डेटा सर्विसेज दोनों मिल जाती हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम 3G के रेफरेंस से हम 4G पे हम थोड़ा एडवांस मूव करेंगे और 4G के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे वन बाय वन। देखिए 4G आर्किटेक्चर के अंदर आपको हम कह सकते हैं इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये देखें, एक कहलाता है ये यूज़र इक्विपमेंट, ओके। ये कहलाता है आपके पास इवॉल्व्ड UMTS, टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सिस नेटवर्क, यानी EUTRAN। क्लियर हो गया? 3 हिस्से में डिवाइड किया इसको। एक पहला कहलाता है यूज़र इक्विपमेंट, दूसरा कहलाता है EUTRAN यानी इवॉल्व्ड UMTS, टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सिस नेटवर्क, और तीसरा पार्ट कहलाता है इसका इवॉल्व्ड पैकेट कोर जो कि ब्रेन होता है। ये आपका इवॉल्व्ड UMTS हो गया और थर्ड वाला ये आपका ये कहलाता है इवॉल्व पैकेट कोर। 3G की तरह इसको भी हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अब इसके सारे एक एक कंपोनेंट मैं आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल लेके चल रहा हूँ, जितना लेके चल रहा हूँ अभी उतना समझो खाली। अभी कौन क्या करता है, ये इंटरफेस क्या करते हैं, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ओके जनाब, अब ये हम 3G से 4G के जानिब आए क्यों हैं और हमने इसके नेटवर्क में चेंजेस क्यों किए हैं। हमें चाहिए हाई डेटा रेट, हमें चाहिए लो लेटेंसी, हमें चाहिए बेटर स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी। इस मकसद के लिए हमारे पास 4G नेटवर्क आया है। अब 4G नेटवर्क बेसिकली है क्या? 4G LTE इज ऑल IP मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन टू प्रोवाइड दीज सर्विसेज। यानी ऑल IP यानी इस 4G नेटवर्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैकेट स्विचिंग चलती है, यहाँ पे सर्किट स्विचिंग नहीं चलती 3G नेटवर्क की तरह। क्या मतलब हुआ इसका? ये 3G नेटवर्क था, इसमें वॉइस के लिए ये सर्किट स्विच नेटवर्क था और ये डेटा के लिए पैकेट स्विच नेटवर्क है। जबकि 4G नेटवर्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैकेट स्विचिंग होती है, यहाँ पे वॉइस के लिए सर्किट स्विचिंग नहीं होती। इसमें यूज़र जो है चाहे वॉइस की रिक्वेस्ट करे चाहे वो डेटा की रिक्वेस्ट करे, रिक्वेस्ट आपके पास eNodeB के पास जाती है और यहाँ से सीधा SDW के पास जाती है, यहाँ से PDN के पास जाती है और यहाँ से पैकेट नेटवर्क यानी इंटरनेट पे चली जाती है। अब चाहे डेटा की रिक्वेस्ट हो चाहे वॉइस की रिक्वेस्ट हो, सबको आप पैकेट्स में कन्वर्ट करके IP असाइन करके आप अपने इंटरनेट के ज़रिए आप कम्युनिकेट करते हो। ये सब कैसे करते हैं अभी मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। इसमें जो पूरा सर्किट बनता है वो यहाँ से लेके ये डेटा का फ्लो बनता है। ये क्लियर हो गया? अब एक एक का ये पूरा हमारे पास पैकेट स्विच नेटवर्क है हमारे पास। अभी कैसे काम करता है मैं आपको वन बाय वन एक एक स्टेप में समझाता हूँ। अच्छा, अनलाइक 2G एंड 3G LTE इज पैकेट स्विच ओनली, देयर इज नो सर्किट स्विचिंग फॉर वॉइस। यहाँ पे सर्किट स्विचिंग नहीं होती, यहाँ पे वॉइस को भी IP पैकेट्स में कन्वर्ट करके उसको सेंड किया जाता है, जिसको हम कहते हैं
VoLTE, वॉइस ओवर LTE, एक टर्म इस्तेमाल की जाती है VoLTE। ये LTE नेटवर्क में वॉइस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन देखें 3G नेटवर्क्स में और 4G नेटवर्क के अंदर। अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसका थोड़ा सा हम कंपेयर कर लें। से थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे नोड बी भी होता है, RNC भी होता है, SGSN भी होता है, GGSN भी होता है। ये सारा आपके पास ये 3G नेटवर्क में है। देखो नोड बी भी है, RNC है, SGSN है, GGSN है, MSC है, सारे मामला यहाँ पे मौजूद हैं। सही है। जबकि 4G आर्किटेक्चर जो बिल्कुल फ्लैट होता है, यानी ज़्यादा मसले मसाइल यहाँ पे नहीं होते, सीधा नोड भी होता है, ये 4G आर्किटेक्चर है, नोड भी होता है, SDW, और सीधा ये PDN से सीधा बाहर चला गया है, चाहे वॉइस पैकेट हो चाहे वो डेटा पैकेट हो। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे हार्डवेयर की तादाद कम हो गई है, जिससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, जिससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि जनाब आपका लेटेंसी आपका कम हुआ। देखें इसमें ज़्यादा है 3G के अंदर, और 4G में लेटेंसी कम है, नंबर 1। नंबर 2, हमें पैकेट नेटवर्क है तो हमें जो डेटा की स्पीड अच्छी मिल गई है। 3G के अंदर हमारे पास 2 MB तक है, इसमें देखें 100 से लेकर 300 MBPS तक यहाँ पे डेटा की स्पीड आपको मिलती है। 3G के अंदर जो हमारे पास सर्किट स्विच नेटवर्क अलहदा था, पैकेट स्विच नेटवर्क अलहदा था, लेकिन यहाँ पे ऑल IP नेटवर्क है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इनके सारे कंपोनेंट वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला पार्ट था हमारे पास ये वाला, यूज़र इक्विपमेंट। इसका काम क्या है? इसका काम देखें वही है जो नॉर्मली यूज़र इक्विपमेंट का होता है। क्या काम है भाई? इट कंटेन्स UICC, यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड, यानी LTE सिम। यानी एक सिम होती है जो कि सिर्फ वॉइस सर्विसेज के लिए होती है, लेकिन जो LTE की सिम होती है वो थोड़ा सा उसमें फीचर्स एडवांस होते हैं, उसमें मेमोरी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है और फास्ट होती है, आप ये समझ लो। तो यहाँ पे जो यूज़र इक्विपमेंट है इसमें LTE की सिम डलती है, नंबर 1, और LTE का हार्डवेयर यहाँ पे इस्तेमाल होता है। इट कम्युनिकेट्स विद द नियरेस्ट ई नोड बी। इट कम्युनिकेट्स। अभी यूज़र इक्विपमेंट का काम क्या होता है? ये ई नोड बी के साथ कम्युनिकेट करता है। ये सही है। ये यहाँ तक तकरीबन ये समझ लो कि जो हमारे पास 3G नेटवर्क था और जो हमारा 4G नेटवर्क है, दोनों के यूज़र इक्विपमेंट तकरीबन एक ही तरह के होते हैं, लेकिन क्या है थोड़ा सा फीचर्स एडवांस हो गए, इसलिए हम इस पर ज़्यादा डिटेल हम डिस्कस नहीं करेंगे। असल कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। देखें ये है ई नोड बी, जबकि 3G नेटवर्क में ये क्या था? यहाँ पे था नोड बी और RNC। सही है। देखिए ये जो इसका रेडियो एक्सेस नेटवर्क है 3G का, उसमें दो कंपोनेंट है, RNC और नोड बी। जबकि 4G आर्किटेक्चर के अंदर जो हमारा रेडियो एक्सेस नेटवर्क है वो सिर्फ और सिर्फ ई नोड बी पे मुश्तमिल है, यानी RNC और नोड बी एक ही जगह पे जमा हो गए, तो उसको हम कहते हैं इवॉल्व्ड नोड बी आर्किटेक्चर। इवॉल्व्ड नोड बी आर्किटेक्चर। अब ये नोड बी जो है RNC वाले फंक्शन भी परफॉर्म करता है, और आप देख सकते हैं कि 3G आर्किटेक्चर के अंदर जो टावर थे ना, जो नोड बी थे, वो डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। देखें 3G आर्किटेक्चर के अंदर ये टावर आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, ये RNC के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे टावर जो है आपस में डायरेक्ट X2 इंटरफेस के ज़रिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी इंटरफेस क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में आगे बताऊँगा मैं। तो ये यानी ये जो नोड है ये अब थोड़ी सी जैसे कहते हैं कि इवॉल्व हो गई है, इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर्स यहाँ पे शामिल हो गए हैं। ये है इवॉल्व नोड बी। अच्छा, ये क्या करता है? इवॉल्व नोड बी जो है सिंगल नोड रिप्लेसिंग 3G नोड बी एंड RNC, यानी ये वो इवॉल्व नोड बी वो है जिसने नोड बी प्लस RNC दोनों को रिप्लेस कर दिया है 3G नेटवर्क के अंदर। इन दोनों को मिलकर बन गया है इवॉल्व नोड बी। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसका काम क्या है? रेडियो ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। ओके, ये काम है इसका। जिस तरह नोड बी का काम था इस तरह ई नोड बी का काम भी यही है। ओके, लेकिन इसमें जो मल्टीपल एक्सिस टेक्निक इस्तेमाल होती है OFDM में फॉर डाउनलिंक एंड सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सिस, ये है फॉर अपलिंक। ये कहलाता है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सिस, और ये कहलाता है सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। ये मल्टीपल एक्सिस की टेक्निक है। अब ये मल्टीपल एक्सिस की टेक्निक क्या होती है? ये जो टावर से लेके जो आपके मोबाइल कनेक्ट होते हैं, यहाँ से फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, मल्टीपल मोबाइल इनके साथ कनेक्ट होते हैं। सही है। तो इनको फ्रीक्वेंसी एलोकेट करना ये कहलाता है मल्टीपल एक्सेस, यानी मल्टीपल डिवाइसेस को आप एक्सेस देते हो। तो आपको पता है कि 1G नेटवर्क के अंदर जो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक हम इस्तेमाल करते थे वो FDM में थी।
फिर हम 2G के नेटवर्क का इस्तेमाल करते थे, वो TDM में थी। फिर 3G नेटवर्क के हम इस्तेमाल करते थे, वो थी हमारे पास CDM में। अब जो हमारे पास 4G नेटवर्क, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं OFDM में फॉर अपलिंक, फॉर डाउनलिंक, एंड SCFDM में ये हम करते हैं फॉर अपलिंक। ये जो हम मल्टीपल एक्सिस टेक्निक हम चेंज करते जा रहे हैं, हम क्यों चेंज करते जा रहे हैं? ताकि हमें उस स्पेक्ट्रम को, उस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को इफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकें। ओके, तो हैंड ओवर डिसीजन लेना भी अब जो है ई नोड बी का काम है। पहले 3G नेटवर्क में क्या होता था, जो आपका नोड बी था वो कोई डिसीजन नहीं लेता था, वो RNC के साथ कंट्रोल था, RNC उसको कनेक्ट करता था, RNC उसको कंट्रोल करता था, और हैंड ओवर का डिसीजन भी जो है वो आपका RNC लेता था। यहाँ पे ई नोड बी के अंदर वही फीचर मौजूद हैं, तो ये डायरेक्ट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो कॉल हैंड ओवर हो जाती है एक सेल से दूसरे सेल में। इसमें आपके पास RNC वगैरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन का काम भी इनका है। कनेक्ट्स टू मल्टीपल यूजर इक्विपमेंट एंड टू द EPC। ये यूजर इक्विपमेंट को इवॉल्व पैकेट नेटवर्क के साथ कनेक्ट करवाता है। कैसे करवाता है मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ मैं। अच्छा, राउटिंग टू सर्विंग गेटवे। अब आपकी कोई भी रिक्वेस्ट आती है वो नोड बी के पास आती है, और नोड बी उसको राउट करता है, किसका था? SGW के पास राउट करता है। यानी पैकेट कोड नेटवर्क के अंदर जो SGW है वहाँ तक आपके डेटा को राउट करवाता है। कौन? नोड बी करवाता है, चाहे वॉइस की रिक्वेस्ट हो चाहे वो डेटा की रिक्वेस्ट हो। मोबिलिटी मैनेजमेंट, कोई भी अपना यूज़र जो है एक सेल से निकल के दूसरे सेल में जाएगा। समझो ये टावर है ई नोड बी का, इसके सेल से निकल के आप दूसरे नोड बी में जा रहे हो, तो टावर आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं, बोलते हैं हाँ भाई मेरा यूज़र तुम्हारे पास आ रहा है, ओके इसको सर्विसेज दे देना। तो सॉफ्ट हैंड ओवर यहाँ पे हो जाता है। कॉल जो है आपकी बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट नहीं होती, आपको पता भी नहीं चलता, आप एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर जाते हो। कनेक्शन सेटअप करना, कनेक्शन रिलीज़ करना, ये काम भी इसका नोड बी का है, ई नोड बी का। ये सारे काम हैं ई नोड बी के। ओके, अच्छा, ई नोड बी जो ये अपना EUTRAN है, इवॉल्व, ये पूरा ये क्या है? ये EUTRAN यानी इवॉल्व टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सिस नेटवर्क। ओके, अच्छा, ये पूरा जो नेटवर्क है हमारे पास, जो कि रेडियो एक्सिस के मामला को डील करता है, इसमें दो इंटरफेसेस बड़े अहम हैं। एक है X2 इंटरफेस और एक कहलाता है U इंटरफेस। U इंटरफेस जो वायरलेस इंटरफेस है, जो कि आपके पास यूज़र इक्विपमेंट के साथ होता है, और X2 इंटरफेस है, ये बिटवीन टावर होता है। सही है। अब ये इंटरफेस करते क्या है, ये बिल्कुल लास्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। आप ये समझ लो कि यहाँ पे ये दो इंटरफेस बड़े इंपॉर्टेंट है, जो कि X2 जो है टावर की कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और U इंटरफेस जो है यूज़र इक्विपमेंट और टावर के दरमियान में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ओके जनाब, नेक्स्ट। कभी कभार रिक्वेस्ट आती है, चाहे डेटा की आती है चाहे वो अपना वॉइस की आती है, वो उसको फॉरवर्ड करता है हमेशा किसके पास? वो जो डेटा आता है वो डेटा को सीधा फॉरवर्ड करता है SGW के पास। लेकिन कोई भी फॉरवर्डिंग से, चाहे वो यहाँ पे फॉरवर्ड करे डेटा को, चाहे वो यहाँ पे फॉरवर्ड करे, वो MME से पूछता है। MME क्या करता है? MME जो है, आप ये समझ लो कि इस पूरे नेटवर्क का कंट्रोल प्लेन है, इस पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता है। MME का ताल्लुक डेटा से नहीं है, डेटा को ये कुछ भी नहीं कहता, ये सिर्फ ये देखता है कि भाई अगर ये बंदा कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, चाहे वॉइस की करे चाहे डेटा की करे, ये देखता है कि ये हमारा बंदा है या नहीं है, हमारा यूज़र है या नहीं है, ये अलाउ है या नहीं है, इसकी डिवाइस अलाउ है या नहीं है, हमारे डेटाबेस में है या नहीं है, इसके पास पैसे हैं या नहीं है, सारे मामला से MME ओके करता है। तो नोड भी जो है इसका हैंड ओवर भी करवाता है, और इसकी या एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसमिट भी करवाता है विद द हेल्प ऑफ MME। या अगर इसको वॉइस या डेटा की रिक्वेस्ट दूसरे नेटवर्क से सेंड करनी है उसने, तो वो उसको आगे फॉरवर्ड करता है, लेकिन इसके लिए भी कम्युनिकेट करता है MME के साथ। ये जो ई नोड बी और MME के दरमियान में जो इंटरफेस हम कहते हैं S1 MME, इस इंटरफेस के जरिए ई नोड बी और MME आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब MME के फंक्शन हम देख लेते हैं। सिग्नलिंग फॉर यूज़र ऑथेंटिकेशन। ओके, ये MME के पास एक डेटाबेस होता है जिसे हम कहते हैं HSS। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। ये डेटाबेस समझ लो कि MME का दिमाग होता है, इसके अंदर सारी चीज़ें फीड होती हैं। MME जो भी सिग्नलिंग करता है, इसके लिए अपना ये वाला दिमाग इस्तेमाल करता है। अब इसके बारे में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। ओके, ट्रैकिंग एरिया मैनेजमेंट। MME का काम क्या है? एरिया मैनेजमेंट को ट्रैक करना। यानी मिसाल के तौर पर ये यूज़र मोबाइल इक्विपमेंट यहाँ पे मौजूद है, यूज़र इक्विपमेंट ये इस टावर में है,
थोड़ी देर बाद मूव करता हुआ ये यहाँ पर आ गया, सही है। तो नोड बी ने नोड बी से कम्युनिकेट किया, इन्होंने जो है एमएमई को बता दिया हाँ भाई ये बंदा यहाँ से मूव करके इस टावर से इस टावर तक आ गया है। तो ये एमएमई क्या करेगा, इसका रिकॉर्ड अपने पास रख लेगा, हाँ भाई अब ये बंदा जो है ये वाले नोड बी 1 के पास नहीं है, अब ये नोड बी 2 के पास अवेलेबल है। क्लियर है, सारा रिकॉर्ड जो है एमएमई के पास होता है। हैंड ओवर कोऑर्डिनेशन, ये देखो हैंड ओवर हुआ ना, तो इसकी कोऑर्डिनेशन भी ये एमएमई से पूछ के करेंगे, ये लोग करेंगे, ये नोड बी वाले नहीं करेंगे, एमएमई से पूछ के सब चीज़ें उससे पूछ के करेंगे। गेटवे सिलेक्शन, अब एक नेटवर्क में एक एस नहीं होता, मल्टीपल एस होते हैं, सही है। तो अब कौन सा वाला एस कौन से वाले नोड बी को सर्विस फराहम करेगा, कौन सा फ्री है इस वक्त, वो भी डिसाइड करना एमएमई का काम है। क्योंकि देखो ये एस जो है, जो कि आपके डेटा की सर्विसेज जो जो आपको डेटा की सर्विसेज आगे फॉरवर्ड करेगा, वो भी किससे पूछ रहा है, एमएमई से पूछ रहा है। तो एमएमई जो है बताता है तुम इसको डील करोगे या हो सकता है कोई दूसरा एस है वो डील करेगा एक ही नेटवर्क के अंदर। तो ये डिसीजन लेना किसका काम, ये भी एमएमई का काम है। अच्छा, इट मैनेज आइडल और एक्टिव स्टेट्स, अगर कोई डिवाइस मिसाल के तौर पर देखो मेरा मोबाइल मेरे बराबर में रखा हुआ है ना, उस पर इस पर डेटा यूज़ हो रहा है ना वॉइस यूज़ हो रही है, लेकिन वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, तो उस आइडल स्टेट के अंदर, यानी वो कनेक्ट तो है लेकिन एक्टिव नहीं है, कोई सर्विस यूज़ नहीं कर रहा, तो वो उसका आइडल स्टेट जो है एमएमई के पास अपडेट हो जाएगा, हाँ भाई ये मोबाइल जो है इस वक्त नेटवर्क के पास नेटवर्क पे ऑन है, लेकिन क्या है कि अभी आइडल स्टेट में है, कोई भी कॉल आएगी तो मैं इसको ट्रांसमिट कर सकता हूँ, इसका रिकॉर्ड भी एमएमई के पास होगा। ओके, एमएमई जो है नो यूज़र डेटा ट्रैफिक, एमएमई के ऊपर यूज़र का कोई डेटा नहीं आता, सिर्फ क्या होती है सिग्नलिंग होती है, इससे पूछा जाता है, ये कंट्रोल करता है डेटा का फ्लो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि हमेशा 4G नेटवर्क के अंदर यूज़र इक्विपमेंट से नोड बी से एस पीडीएन और ये आउट, बस सिंपल 3 से 4 हार्डवेयर इसमें इन्वॉल्व हैं, ज़्यादा मसले मसाइल नहीं है, चाहे वॉइस का हो चाहे वो पैकेट नेटवर्क का हो। ओके, सर्विंग गेटवे, इसको हमने कहा कि ये इन्वॉल्व होता है, ये डेटा की रिक्वेस्ट इसके पास आती है और यहाँ से इसके पास आती है, सही। अब इसको ये भी देखो एमएमई से पूछ रहा है, जब इसके बाद रिक्वेस्ट आ गई ये भी एमएमई से पूछेगा, हाँ भाई मेरे पास बंदे ने मुझसे डेटा की रिक्वेस्ट की है, मेरे पास बंदे ने जो मुझसे अपना यूज़र की वो अपना वॉइस की रिक्वेस्ट की है, मैं उसको पैकेट फॉर्म के अंदर आगे भेज दूँ, हाँ भाई इसका पैसे हैं, सारे मामला जब यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं तो वो जाता है पीडीएन के पास। क्लियर है। अब ये एस जो है सर्विंग गेटवे से क्या फंक्शन है, इट एक्ट्स एज ए मोबिलिटी एंकर फॉर द data plan when a user moves between node B and SDW, the SDW ensures the data flow remains continuous। मिसाल के तौर पे एक यूज़र जो है इस नोड बी के एरिया के अंदर मौजूद था, यहाँ से मूव करता करता यहाँ चला गया, क्लियर है, और इस दौरान में ये नेट यूज़ कर रहा था या वॉइस कॉल कर रहा था जो भी है, तो जब यहाँ पे था नोड B1 के पास था तो इसने कॉल मिलाई हुई थी, उसकी बात चल रही थी, सारे पैकेट्स जा रहे थे एस से होते हुए सीधा बाहर जा रहे थे, वहाँ से रिप्लाई आ रहा था और ये सीधा इसकी कॉल इस्टेब्लिश थी, ये मूव करता करता यहाँ से नोड B2 के पास आ गया, ये सही है। तो एस इंश्योर करेगा कि भाई इसके जो पैकेट जा रहे थे अब मैंने इधर करने हैं और कोई पैकेट इसका ड्रॉप ना हो, इसकी कॉल ड्रॉप ना हो, सही है। पहले मैं इधर भेज रहा था, अब मैं 2 को भेजूंगा ताकि इस बंदे को पता भी नहीं चले कि मैं एक सेल से दूसरे सेल में आ गया हूँ, ये मैनेज करना भी एस का काम है। थर्ड वन यहाँ पे आ गया पीडीएन गेटवे। अब रिक्वेस्ट किसके पास आती है, पीडीएन के पास। भाई इसने कोई डेटा की रिक्वेस्ट की थी या फेसबुक रिक्वेस्ट की थी, ने जो है एस ने एमएमई से कंफर्म कर लिया, हाँ भाई ये आगे जाने वाली है, अब ये आगे भेज देगा उसको अपना पैकेट डेटा गेटवे को। पैकेट डेटा गेटवे नेटवर्क गेटवे के पास जब ये रिक्वेस्ट आती है तो ये देखता है कि हाँ भाई सारे पैकेट्स आ रहे हैं मेरे पास, अब मैं इनको आईपी असाइन करूँगा, आईपी असाइन करके इसको बाहर पैकेट डेटा नेटवर्क पे यानी इंटरनेट पे इसको ट्रांसमिट कर दूंगा, और जो कि अदर एंड पे किसी दूसरे जहाँ पे नेटवर्क है वहाँ तक ये कनेक्टिविटी इसकी हो जाएगी। तो इसके भी कुछ फंक्शन हैं, क्या फंक्शन है, आईपी एड्रेस एलोकेशन, यहाँ पे आईपी पैकेट्स को आईपी एड्रेस एलोकेट किया जाता है, नंबर 1। पॉलिसी इन्फोर्समेंट, पीसीआरएफ जो है ये समझो पुलिस वाला है जो कि आपके पास बिल्कुल गेटवे पे बैठा हुआ है, इससे क्या फंक्शन है, इससे पॉलिसीज मैटर जो होते हैं वो सारे के सारे पीडीएन के पास आते हैं और पीडीएन को इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या पॉलिसी मैटर है मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। अच्छा, पैकेट की फिल्टरिंग करना, फायरवॉल लगाना, वो सारा ये पीडीएन गेटवे का काम है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ कनेक्ट है तो फायरवॉल भी यहीं पे लगेगी, यहाँ पे चेकिंग वगैरह भी यहीं पे होगी विद द हेल्प ऑफ दिस पुलिस वाला। ओके, चार्जिंग बिलिंग सपोर्ट, अब यहाँ से कितना ट्रैफिक आ रहा है यूज़र के लिए, कितना ट्रैफिक जा रहा है यूज़र के लिए, सारे रिकॉर्ड होता है, और बिलिंग वगैरह के मामला जो है सारे यहीं पे ये विद द हेल्प ऑफ पीसीआरएफ यहाँ पे डील किए जाते हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस मैनेजमेंट, वो भी पीडीएन के अंदर सब कुछ डील किया जाती है, क्वालिटी ऑफ सर्विस यहाँ पे मेंटेन की जाती है।
HSS क्या है? ये होम सब्सक्राइबर सर्वर। मैंने आपसे क्या कहा था, MME जो है बेसिकली दिमाग होता है, MME का सॉरी HSS जो है बेसिकली दिमाग होता है MME का। क्लियर है? तो MME जो है HSS के साथ एक इंटरफेस है S6A, इसके साथ कम्युनिकेट करता है। अब HSS के पास क्या होता है? स्टोर सब्सक्राइबर डेटा, सब्सक्राइबर का सारा डेटा इसके पास स्टोर होता है। अथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन सारी इसके पास होती है। सर्विस प्रोफाइल क्या, हाँ भाई ये सब्सक्राइबर को कौन सी सर्विस देनी है, कौन सा पैकेज नेटवर्क इसने लिया हुआ है, कौन सा डेटा नेटवर्क लिया हुआ है, सब इसको पता होता है। ये MME को बताता है, तो MME इन सबको कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ दिस HSS। ओके बात। नेक्स्ट, PCRF, ये पुलिस वाला हमने कहा था ये बैठा हुआ है, इससे क्या काम है? क्वालिटी क्वालिटी ऑफ सर्विस मेंटेन करना। हाँ भाई इसकी कौन कौन, इसकी जो इसके पैकेट्स आ रहे हैं, फर्स्ट को ये यूज़र आ रहा है, इसने डेटा की रिक्वेस्ट की हुई है, सही है, इसके पैकेट यहाँ पे है, और ये यूज़र आ रहा है, इसने जो है वॉइस कॉल की रिक्वेस्ट की यहाँ पे है, तो ये मेंटेन करेगा, क्योंकि वॉइस कॉल जो होता है इसके पैकेट्स को जल्दी भेजना होता है ताकि कॉल में कोई गैप ना आ जाए। जबकि जो पैकेट डेटा के पैकेट्स उनको थोड़ा बहुत आगे पीछे भी कर दो तो कोई मसला नहीं होता। तो ये मेंटेन करने किसका काम है? PCRF का। PCRF इस चीज़ को मेंटेन करता है और ये इंस्ट्रक्शन देता है PDN को, और PDN ये काम कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ PCRF। ओके, फ्लो बेस्ड चार्जिंग, अब देखते हैं कि हाँ भाई इसका कितना डेटा फ्लो हुआ, इसका कितना डेटा फ्लो हुआ, इससे कितने चार्जेस लगे, इससे कितने चार्जेस लगे, विद द हेल्प ऑफ PCRF ये यहाँ पे मेंटेन होता है सारा मामला। आता है मैनेज बैंडविड्थ, कौन सा यूज़र को कितनी बैंडविड्थ एलोकेट करनी है, वो भी PCRF इसको बताता है PDN गेटवे को, और PDN गेटवे ये काम करता है विद द हेल्प ऑफ PCRF। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, अब जो मैं बोल रहा हूँ इंटरफेसेस, देखो इंटरफेसेस क्या होते हैं? अब ये जो डिवाइसेस है ना, ये आपस में एक दूसरे के साथ ये कम्युनिकेट करती है विद द हेल्प ऑफ X2 इंटरफेस। ये डिवाइस कम्युनिकेट करती है विद द हेल्प ऑफ U इंटरफेस। ये डिवाइस कम्युनिकेट करती है विद द हेल्प ऑफ S1 इंटरफेस। सही है। अब ये जो डिवाइसेस आपस में इंटरफेस कम्युनिकेट करती हैं, तो कोई भी डिवाइस हमेशा किसी भी नेटवर्क के अंदर ज़रूरी नहीं कि एक ही वेंडर की हो, अलग अलग वेंडर की होंगी। तो ये क्या करते हैं, ये अगर एक वेंडर ने ये नोड भी बनाया है, सही है, P नोड भी उसने बनाया है, तो वो कहेगा कि भाई तुम इसको 4G आर्किटेक्चर में लगा तो रहे हो और MME के साथ लगाओगे, तो कोई भी MME तुम लगाओगे ना, उसके और इसके बीच में बात करने के लिए कुछ रूल डिफाइन होंगे। क्या रूल डिफाइन होंगे? कि भाई डेटा की स्पीड क्या होगी, और सिंक्रोनाइजेशन कैसे होगी एक दूसरे की, और कितनी देर तक हमारा सेशन रहेगा, कितनी देर तक हमारा सेशन डिस्कनेक्ट, यानी मुख्तलिफ मामला, किस प्रोटोकॉल के तहत हम लोग बात करेंगे, सारे मामला जो हैं वो इस इंटरफेस पे डिफाइन होते हैं। यानी दोनों के दरमियान में एक इंटरफेस होता है जो कि सारे मामला डील करता है। इसी तरह जब MME SGW के साथ बात करेगा तो एक इंटरफेस जो है S11, इस इंटरफेस पे सारा डिफाइन होता है कि भाई हम दोनों जब बात करेंगे तो हमने क्या मामला डील करने हैं, हमारी डेटा की स्पीड क्या होगी, हमारे पास जो है अथेंटिकेशन कैसे होगी, हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे, तो वो ये इंटरफेस डील करता है। यानी हर इंटरफेस को के अंदर सब चीज़ें डिफाइन होती हैं कि अगर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस पे बात करेगी तो हमें पता होता है कौन सा इंटरफेस से बात करेगी और उसके अंदर क्या क्या रूल डिफाइंड हैं। ये प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं ताकि अब अगर कोई कंपनी SGW बनाती है तो उसको पता है कि SGW MME के साथ भी कम्युनिकेट करेगा, SGW E नोड B के साथ भी कम्युनिकेट करेगा, SGW जो है PDN के साथ भी कम्युनिकेट करेगा। तो SGW का एक ऐसा इंटरफेस होना चाहिए जो इसके साथ कम्युनिकेट कर सके, वो SS और S5 S8 इंटरफेस होगा, और वो SGW का इंटरफेस होगा S11 जो कि MME के साथ कम्युनिकेट करेगा। और उसके इस इंटरफेस पे वो सारे रूल पहले से हम डिफाइन कर दें ताकि इनकी कम्युनिकेशन में कोई इशू ना आए। यानी इंटरफेस का काम ये होता है कि डिवाइस के दरमियान में कम्युनिकेट करवाना। होपफुली ये बात आपको बस समझ में आ गई होगी। अब ये सारा नेटवर्क काम किस तरह करता है? देखो, यूज़र इक्विपमेंट से कोई भी रिक्वेस्ट आती है वो सीधा नोड बी के पास आती है, नोड बी से रिक्वेस्ट जाती है MME के पास, MME इसको ऑथेंटिकेट करता है, सारे मामला डील करता है विद द हेल्प ऑफ HSS, और फिर ये रिक्वेस्ट जो डेटा जो है यहाँ से ट्रैवल करता हुआ SGW के पास जाता है और यहाँ से ये आउट हो जाता है। सही है। यानी इस एरिया के अंदर डेटा आपका नहीं आता, सिर्फ सिग्नलिंग होती है इनको कंट्रोल करने के लिए। डेटा का फ्लो क्या होता है? बेसिकली यूज़र इक्विपमेंट से नोड बी से SGW से PGW, यानी ये आपका डेटा का असल एक्चुअल फ्लो है ये। और अगर हैंड ओवर के मामला होते हैं उसमें भी यही होता है कि डेटा का बेसिकली फ्लो जो होता है आपका UE से ई नोड बी से अदर नोड बी, और नोड बी से ये आपका डेटा का फ्लो हो गया। तो डेटा यहीं पे फ्लो हो जाएगा आपके हैंड ओवर वाले केस के अंदर, लेकिन MME तक कोई डेटा नहीं जाता, चाहे बाहर कॉल जा रही हो, चाहे हमारे पास लोकल हमारे पास हैंड ओवर हो रहा हो, यहाँ पे सिर्फ सिग्नलिंग होगी जो इनको कंट्रोल करती है। होपफुली ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू। नहीं आई तो दोबारा सुन लीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।